हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। इनकम टैक्स क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इनकम टैक्स के सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस में मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने 2 डेफिनेशंस क्लियर की थी, पर्सन की डेफिनेशन और इनकम की डेफिनेशन। ये 2 डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में क्लियर की थी। कुछ और डेफिनेशंस हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो इन पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। करदाता की परिभाषा। करदाता नाम से समझ आ रहा है, जिसको इस एक्ट के अधिनियम के अनुसार कर का भुगतान करना है। जो कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वो करदाता कहलाएगा। देखते हैं एक्ट ने इसकी क्या परिभाषा दी है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2(7) के अनुसार करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। एक बार वापस रीड करती हूँ। करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। कर तो ठीक है कि जिस व्यक्ति के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत टैक्स ड्यू होगा, टैक्स देय होगा, वो करदाता कहलाएगा। लेकिन अन्य कोई राशि से क्या मतलब है? अन्य कोई राशि मतलब अगर किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कोई पेनल्टी देनी है, कोई ब्याज देना है, तो उसे भी असेसी ही माना जाएगा, असेसी ही कहा जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको या तो कर देने के लिए वो उत्तरदायी है या अन्य कोई राशि पेनल्टी ब्याज देने के लिए उत्तरदायी है, वो करदाता माना जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। अब क्या है? वह प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर निर्धारण के लिए अथवा वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई हो। एक्ट की लैंग्वेज है, टिपिकल है, टिपिकली होगी एक्ट की लैंग्वेज। समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाती हूँ आपको। वह प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर निर्धारण के लिए अथवा वापसी के लिए कोई कार्यवाही की गई हो। इट मीन्स कोई पर्सन है मिस्टर एक्स जिस पर इनकम टैक्स ड्यू था, ठीक है, उसकी इनकम पर इनकम टैक्स ड्यू था, बट उसने पेमेंट में किसी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया और इसकी वजह से उसके ऊपर कोई कार्यवाही स्टार्ट की गई, कोई कानूनी कार्यवाही स्टार्ट की गई, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर करदाता ही माना जाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो, डीम्ड टू बी एसएससी। अब डीम्ड एसएससी में क्या क्या आ जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को करदाता मान लिया जाता है? तो जैसे मृतक व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो टैक्स देना था, जो लीगली जो उसको टैक्स पेमेंट करना था, उसकी डेथ के बाद उसका जो मृतक उत्तराधिकारी होता है उससे गवर्नमेंट वो टैक्स वसूल करती है। तो हो गया है ना वो माना हुआ करदाता। किसके लिए माना हुआ? वो मृतक व्यक्ति की आय पे उसे जो कर देना था उसकी इनकम के लिए, उस टैक्स के लिए वो माना हुआ करदाता डीम्ड टू बी एसएससी माना जाएगा। तो ऐसे ही और भी सिचुएशंस होती हैं जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की इनकम के लिए करदाता मान लिया जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में चूक करने के कारण यानी कि डिफ़ॉल्ट करने के कारण, गलती करने के कारण करदाता मान लिया जाता है। ऐसे करदाता को चूक में करदाता कहा जाता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। देखिए, समझिए इस चीज़ को। असेसी इन डिफ़ॉल्ट कैसे कहा जाएगा? जैसे मुझे सैलरी मिलती है तो इनकम टैक्स में प्रोविज़न्स हैं, प्रावधान हैं कि जब किसी को सैलरी पेमेंट की जाती है उसमें से पहले से ही टैक्स की राशि काटकर सरकार को जमा करानी होती है। किसको जमा करानी होती है? जो सैलरी का पेमेंट कर रहा होता है। जैसे मुझे कॉलेज सैलरी का पेमेंट करता है तो कॉलेज का ये दायित्व है कि वो मेरी सैलरी में से टैक्स काट कर सरकार के पास जमा कराए। तो अगर कॉलेज इसमें गलती करता है, टैक्स नहीं काटता है,
या फिर काटने के बाद सरकार के पास जमा नहीं कराता है तो कॉलेज क्या कहलाएगा? चूक में करदाता, असेसी इन डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसको टैक्स काटना था और उसने नहीं काटा। तो अब जो कार्यवाही की जाएगी, वैसे तो टैक्स किसका बनता है? मेरा। पेमेंट किसको करना है? मुझे। लेकिन कॉलेज की ड्यूटी है कि वो उसमें से काट कर, मेरी सैलरी में से काट कर गवर्नमेंट के पास जमा कराए। बट अगर वो ये नहीं करता है तो उसको चूक में करदाता माना जाएगा और अब उस टैक्स के लिए जो कार्यवाही की जाएगी वो कॉलेज के साथ की जाएगी। आगे देखो क्या लिखा है उदाहरण में। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आय में से उद्गम स्थान पर कर काटने के लिए उत्तरदायी है। उद्गम स्थान मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। ठीक है। अगर नहीं काटता है या काट कर सरकार के पास जमा नहीं कराता है तो वह भी इस चूक के कारण करदाता माना जाएगा। तो सिर्फ सैलरी में से ही नहीं, और भी बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं। जैसे बैंक है, बैंक हमें इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो इंटरेस्ट में भी एक लिमिट है कि अगर किसी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट एक साल में इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक को TDS काट कर, टैक्स काट कर सरकार के पास जमा कराना होता है। तो अगर बैंक उस डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में से TDS नहीं काटता है तो बैंक क्या कहलाएगा? असेसी इन डिफ़ॉल्ट। और फिर जो टैक्स की आगे की कार्रवाई होगी वो बैंक के साथ होगी। ठीक है। तो असेसी इन डिफ़ॉल्ट के मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स दे दिए। क्या है? अच्छा, आगे क्या है? उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने स्वयं की आय के संबंध में ही करदाता हो। वो तो अभी हमने देख लिया कि मृतक व्यक्ति का जैसे कानूनी अधिकारी है, कानूनी उत्तराधिकारी, उसकी स्वयं की इनकम नहीं होती। ऐसे असेसी इन डिफ़ॉल्ट में भी हमने देखा कि वो स्वयं की इनकम के लिए नहीं बल्कि दूसरे की इनकम के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं? जबकि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की आय पर कर चुकाना पड़ता है और वह दूसरे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हैं। मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि, अनिवासी व्यक्ति की आय के संबंध में उसका एजेंट। अनिवासी व्यक्ति अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनिवासी व्यक्ति, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अनिवासी व्यक्ति की आय के संबंध में उसका एजेंट। ट्रस्ट की आय के लिए ट्रस्टी, ट्रस्ट की जो इनकम है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस पर टैक्स देने के लिए ट्रस्टी। तो हो गई दूसरे की इनकम के लिए करदाता। अवयस्क या पागल व्यक्ति की आय के संबंध में उसका अभिभावक या फिर मैनेजर, जिसे उसकी आय प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं? अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माने जाते हैं। तो करदाता समझ आया कि एक्ट के अनुसार अधिनियम में करदाता की क्या परिभाषा दी गई है, किस किस परिस्थिति में किसको करदाता माना जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कर निर्धारण वर्ष की। हमने पढ़ा था कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है और गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। तो अब हम कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, ये देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2(9) में। कर निर्धारण वर्ष का आशय उस 12 महीने की अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है तथा आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है। इसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। अच्छा, ईयर 2 टाइप के ईयर अभी तक हमने पढ़े हुए हैं। एक तो कैलेंडर ईयर जो जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है, जनवरी से दिसंबर। दूसरा हमने अभी तक पढ़ा हुआ है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पर ख़त्म होता है, अप्रैल टू मार्च। तो कर निर्धारण वर्ष वही 12 महीने की अवधि है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और आगामी 31 मार्च पर समाप्त होती है। मतलब टैक्सेशन क्या कहता है? टैक्सेशन हमारा कहता है कि कैलेंडर ईयर से उसे कोई मतलब नहीं है। टैक्स जो लगाया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, तो यही जो 12 महीने की अवधि होती है इसे असेसमेंट ईयर यानी कि कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। तो अभी कौन सा कर निर्धारण वर्ष चल रहा है? अभी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का कर निर्धारण वर्ष चल रहा है। कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाने संबंधी कार्यवाही की जाती है। तो गत वर्ष क्या है हम ये देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर। अब देखो प्रीवियस ईयर के आगे मैंने लिखा है सेक्शन 3।
मीन्स, और पहले भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में कि सेक्शन 3 में क्या दिया गया है, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। यानी प्रीवियस ईयर एक ऐसी डेफिनेशन है जिसको सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं करके सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले वाले वित्तीय वर्ष से है। फिर से आ गया वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल टू मार्च। लेकिन कौन सा वित्तीय वर्ष? कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले वाला वित्तीय वर्ष। अभी हमने देखा कि अभी कौन सा कर निर्धारण वर्ष चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो इससे तुरंत पहले का, इससे जस्ट बिफोर के 12 मंथ्स, यानी इससे जस्ट बिफोर का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग करने का क्या सेंस है? प्रीवियस ईयर को, असेसमेंट ईयर को अलग अलग करने का क्या सेंस है, क्या मतलब है कि असेसमेंट ईयर में तो टैक्स को असेस किया जाता है, लेकिन टैक्स का निर्धारण किया जाता है, लेकिन कौन सी इनकम पर किया जाता है? तो हमारा चार्जिंग सेक्शन कहता है कि कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। यानी ये जो हमारा पीरियड चल रहा है अभी, असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इसमें करदाता को जो कर का भुगतान करना होगा वो कौन सी इनकम जो उसने 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 में अर्न की थी, उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके इस साल में उसको, इस असेसमेंट ईयर में उसको पेमेंट करना है। यानी इनकम तो होगी प्रीवियस ईयर की, इनकम तो होगी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर में उसने कौन कौन सी इनकम अर्न की, वो सारी इनकम पर टैक्स वो पे करेगा। लेकिन पेमेंट कब करेगा? इस 31 मार्च, यानी प्रीवियस ईयर के 31 मार्च के बाद असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में टैक्स पेमेंट करना है उसको प्रीवियस ईयर की इनकम पर। क्लियर है? अच्छा, इसके आगे दिया है कर निर्धारण वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में स्थापित किए गए व्यापार अथवा पेशे के लिए गत वर्ष। अच्छा, ऐसा वैसे तो गत वर्ष की अवधि भी 12 महीने होती है, इसने बताया हमें कि गत वर्ष आशय कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष से हैं, यानी 12 मंथ्स हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो असेसमेंट ईयर से पहले जो प्रीवियस ईयर था उसमें मिड ऑफ द ईयर में स्टार्ट किया गया था, नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल 19 को तो बिजनेस ही नहीं था, बीच में बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो ऐसा अगर कोई बिजनेस है तो उसका जो प्रीवियस ईयर माना जाएगा वो वही माना जाएगा कि कर निर्धारण वर्ष से पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जब भी वो स्थापित किया गया तो कितने टाइम, कितने मंथ्स तक वो बिजनेस था, 31 मार्च तक उसको कितना टाइम पीरियड हुआ था। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। एक करदाता 1 जुलाई 2019 को नया व्यापार स्थापित करता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसका गत वर्ष केवल 9 माह की अवधि का होगा। देखो, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वैसे तो उसका गत वर्ष का होना चाहिए था 12 महीने, यानी 1 अप्रैल 19 से होना चाहिए था। लेकिन जब बिजनेस ही 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ है तो फिर उसका गत वर्ष भी 1 जुलाई 2019 से ही स्टार्ट होगा, 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020। तो कितने मंथ्स हुए? 9 मंथ्स। तो इस सिचुएशन में उसका जो पहला गत वर्ष माना जाएगा जिस पर उसको टैक्स देना होगा वो 9 मंथ्स की अवधि का होगा। इसके बाद तो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएगा, 12 महीने की अवधि का उसको टैक्स देना होगा। लेकिन उसका जो पहला गत वर्ष होगा वो 9 माह का होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमें दिया है साधारणतः करदाता कर निर्धारण वर्ष में अपनी गत वर्ष की आय पर कर चुकाता है। ये तो हमने देखा, चार्जिंग सेक्शन भी हमें यही बताता है कि गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनमें करदाता को चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर देना होता है। चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर देना पड़ता है। मतलब ऐसी भी सिचुएशंस हैं कि आपको कर निर्धारण वर्ष तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपसे उसी ईयर में टैक्स ले लिया जाएगा जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है। तो ये तो अपवाद हो गया
जो चार्जिंग सेक्शन हमें बोल रहा है कि कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष के आय पर कर लगाया जाता है, इस लाइन का ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्या क्या है अपवाद में, क्या क्या बातें बताई गई हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? सबसे फर्स्ट परिस्थिति हमें दी है, अनिवासियों को समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, डाक, पशु तथा यात्रियों को ले जाने के संबंध में जहाज के मालिक को प्राप्त अथवा प्राप्य राशि का 7.5% टैक्सेबल आय मानी जाती है और उसे चालू वर्ष में ही आय पर कर चुकाना होगा। अनिवासी करदाता हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो अनिवासी करदाता हैं वो अगर भारतीय बंदरगाह से सामान लेकर जा रहे हैं तो उनको जो इनकम अर्न हो रही है जहाज के मालिक को, तो उसका 7.5% उसी ईयर में टैक्सेबल किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वापस न लौटने के इरादे से भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। देखो, अगर कर निर्धारण अधिकारी, टैक्स कौन लगाता है? कर निर्धारण अधिकारी। उसको अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि अमुक व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है और वापस नहीं आने के इरादे से जा रहा है, तो उसने जिस ईयर में वो भारत छोड़कर जा रहा है, अगर वो मिड ऑफ द ईयर जा रहा है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उस 5-6 मंथ्स में उसने जो इनकम अर्न की है उस पर उसी वर्ष में टैक्स लगाने का अधिकार है कर निर्धारण अधिकारी को। तो ये एक्सेप्शंस भी इसीलिए हैं, ये अपवाद इसीलिए दिए गए हैं कि चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर इसीलिए लगाया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी को अगर ये डाउट हो, संदेह हो या फिर उसके पास इस बात के सबूत हों कि अगर अभी कर नहीं लगाया गया तो फिर बाद में कर नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि वो भारत छोड़ के चला गया, बाद में आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते टैक्स की। इसलिए अधिकार दिया गया है कि वो ऐसी परिस्थितियों में चालू वर्ष में ही कर लगा सकते हैं। तीसरी क्या परिस्थिति है, किसी विशिष्ट घटना या उद्देश्य के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संग, व्यक्तियों के समूह अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का कर निर्धारण। कोई एओपी है, बीओआई है, किसी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बनाया गया है और वो पर्पस पूरा होते ही, वो उद्देश्य पूरे होते ही उसका विघटन हो जाएगा और वो जो एओपी और बीओआई बनाया गया है वो मिड ऑफ द ईयर ही उसका विघटन हो जाएगा, तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में भी कर निर्धारण अधिकारी उसी वर्ष में कर लगा सकता है। कर बचाने के लिए संपत्ति का हस्तांतरण, अगर कोई करदाता टैक्स बचाने के उद्देश्य से, कर की चोरी करने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण कर देता है और इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को मिल जाती है, तो वो उसी वर्ष में कर लगा देता है। व्यापार बंद करने पर, मिड ऑफ द ईयर अगर बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, साल के बीच में व्यापार बंद हो रहा है, तो जितने महीनों तक वो व्यापार उस साल में था उतने महीनों का टैक्स उसी साल लगाया जा सकता है। यानी कर निर्धारण अधिकारी के पास ये अधिकार हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर लगाया जा सकता है। तो ये आपको 5 सिचुएशंस बताई हुई हैं, यही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमने डेफिनेशंस देखी, किस किस की डेफिनेशन देखी, व्यक्ति की, आय की, देन करदाता, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। यही मेन डेफिनेशंस हैं जो आपके बार बार यूज़ में आने वाले वर्ड्स हैं। अच्छा, सेक्शन 4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर इसको रीड करते हैं। अब इसकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। आयकर अधिनियम की धारा 4 कर दायित्व उत्पन्न करती है। धारा के प्रावधान निम्न हैं। यह कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, देख लिया हमने। कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। चलिए ये मैं आपको बताती हूँ। कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। तो अधिनियम में क्या प्रावधान है वो ये देखिए। क्या प्रावधान है अधिनियम में? तो इसमें बताया गया है कि किसी करदाता की जो इनकम होती है उसको 5 हेड में क्लासीफाई किया जा सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर करदाता नौकरी करता है तो उसको जो वेतन प्राप्त होता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आएगा।
अगर करदाता के पास ऐसी कोई संपत्ति है जिसको किराए पर उठाकर, जैसे मकान संपत्ति, उससे उसको इनकम मिलती है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम BNP हेड में टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेंस, इट मीन्स उसके पास कोई संपत्ति है जिसको बेचने से उसको लाभ मिला तो कैपिटल गेंस के हेड में टैक्सेबल होगी। और ऐसी कोई इनकम जो उपरोक्त 4 हेड में क्लासीफाई नहीं की जा सकती, जैसे रॉयल्टी की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेस की इनकम, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगी। तो ये 5 हेड बताए हैं जिसमें इनकम को क्लासीफाई किया जा सकता है। ये सारे हेड क्या हैं, ये डिटेल में इन सब के चैप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन सभी हेड की इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। तो ये 5 हेड की इनकम को टोटल करेंगे, इसमें से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को माइनस करेंगे। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है? एक करदाता है जिसको वेतन से भी आय प्राप्त होती है और उसका अपना बिजनेस भी है। तो मान लीजिए उसकी वेतन की जो आय है वो 2 लाख रुपए है और उसके बिज़नेस से उसको जो इस वर्ष इनकम प्राप्त हुई है वो 1 लाख रुपए हैं। टोटल 3 लाख रुपए उसके टैक्सेबल होंगे इस वर्ष की इनकम के। लेकिन हो सकता है कि उसको बिज़नेस में लास्ट ईयर में लॉस हुआ हो। सपोज़ कीजिए कि उसको लास्ट ईयर में बिज़नेस में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो लास्ट ईयर जब लॉस हुआ था और वो लॉस भी 2 लाख रुपए का लॉस था, तो लास्ट ईयर की जो इनकम थी उससे उसको पूरा सेट ऑफ नहीं कर पाया। आयकर अधिनियम हमें ये सुविधा देता है, ये प्रोविज़न है इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर इनकम होती है तो उस पर तो टैक्स देना ही है, लेकिन अगर किसी वर्ष लॉस होता है तो उसकी रिकवरी कहाँ से करेगा वो करदाता? तो उसके लिए लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी इनकम टैक्स एक्ट हमें देता है। तो लास्ट ईयर के लॉस जो सेट ऑफ नहीं हुए हैं उनको आगे लाकर उनको सेट ऑफ किया जाएगा। इस वर्ष की इनकम में से पहले लास्ट ईयर के लॉसेस को माइनस किया जाएगा, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो हमारी होगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शंस एक्ट हमें देता है, कटौतियाँ हमें देता है कि हमने कुछ सेविंग्स की हैं तो उसके LIC या प्रोविडेंट फंड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी डिडक्शंस अलाउेबल हैं वो डिडक्शंस लेस होंगी। इसके बाद हमारे पास आएगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर हम टैक्स रेट, जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगी उससे टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन टैक्स का अमाउंट आने के बाद भी एक्ट हमें कुछ रिलीफ, कुछ रिबेट देता है। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी, जो एक असेसी को, एक करदाता को पेमेंट करना होगा। तो ये है अधिनियम के प्रावधान जो चार्जिंग सेक्शन हमें बोलता है कि कुल आय पर कर की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है, गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कर की दरें प्रत्येक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। देखिए इनकम टैक्स में जो टैक्स की रेट्स हैं, कर की जो दरें हैं वो एक्ट में नहीं दी गई हैं। जो हमारा आयकर अधिनियम 1961 है उसमें टैक्स की रेट्स नहीं दी गई हैं। उसमें क्या लिखा गया है? हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि कर की दरें प्रत्येक वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित की जाती हैं। फिनेंस एक्ट जो हर साल बजट में अनाउंस होता है उसमें टैक्स की रेट्स आती हैं, उन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रावधान होने पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर दी जाती है अथवा कर का भुगतान अग्रिम रूप से करना पड़ता है। उद्गम स्थान पर कटौती यानी TDS अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रोविज़न है और जिन जिन केसेस में प्रोविज़न है तो राशि का भुगतान करने वाले को ही कर की कटौती करके सरकार के पास जमा करवानी होती है। ऐसे ही अगर प्रोविज़न है तो कर का अग्रिम भुगतान भी करदाता को करना होता है। ये TDS और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसके चैप्टर्स जब हम देखेंगे तो ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।